लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे नेता से जो टी.एस. सिंहदेव और पैलेस से जरा भी नहीं डरते। नमस्कार। नमस्कार अकील भाई। तो हमारे साथ हैं कैलाश मिश्रा जी और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सुबह उठ के टूथब्रश तो बाद में करते होंगे, सबसे पहले टी.एस. बाबा की आलोचना या इनके विरोध में एक पोस्ट डालते हैं। क्यों मिश्रा जी, क्यों करते हैं आप ऐसा? अकील भाई, मैं भाजपा से एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं और आज भाजपा विपक्ष में, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं जनता की बातें और टी.एस. सिंहदेव जो बोलकर नहीं करते उनको उजागर करना, ये मेरा परम कर्तव्य है। और अगर आज जो चर्चा में आती है बात कि लोग टी.एस. सिंह इतना बड़ा चेहरा है कि विपक्ष भी उनके साथ मिला हुआ है और उनका विरोध नहीं करता, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनकी हर कमियों का, हर गलतियों का और व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये जनता के हित के लिए विरोध है। तो इसका विरोध मैं आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा और आजीवन जब तक वो गलती करते रहेंगे मैं विरोध करता रहूंगा। जी, ठीक बात है। हम भी आरोप लगाते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं सांठगांठ की हुई है पैलेस से, टी.एस. सिंहदेव से, कांग्रेसियों से। तो वो विरोध करने का अधिकार है, आप अपना काम कर रहे हैं। तो हम आगे अपनी बात बढ़ाएं उससे पहले संक्षिप्त परिचय दें। आप राजनीति में कब आए, कैसे आए और क्यों भाजपा को ही चुना आपने? अकील भाई, मैं शासकीय सेवा में था, शिक्षक था और 25 साल सेवा किया मैं शासकीय सेवा, और 2011 में मैंने सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया और फरवरी 2012 मेरा अंतिम दिवस था शासकीय सेवा का, और उसके बाद 12 अक्टूबर नवंबर में मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया। ठीक है, भाजपा में आप एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं आज की स्थिति में। पहले भी मैं नगर महामंत्री पद पे 3 साल, 3.5 साल काम किया हूँ और ये सेकेंड राउंड में अभी एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। मैं स्टूडेंट भी देखते हैं हमारा वीडियो, तो उनको थोड़ा सा बता दूं, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसे समझने के लिए आप समझिए कि जिस तरीके से सरकार का अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, महिला बाल विकास हो गया, अलग अलग स्वास्थ्य में हो गया, उसी प्रकार से सरकार अनुच्छेद 19(1)(c) में सभी को समिति बनाने का अधिकार देती है कि आप अपनी समिति बना करके जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करा सकते हैं, लेकिन वो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसी के तहत एनजीओ होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के भाजपा के ये जिला संयोजक के पद पे हैं जी। तो पहले तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं शुरुआत में कि जिन्होंने अगर हमारे पुराने वीडियो या ब्लॉग को नहीं देखा होगा कि यहाँ पर सरगुजा पैलेस में हम लोगों ने टी.एस. सिंहदेव के कार्य की समीक्षा की, जिसे उन्होंने आलोचना माना, और घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मुस्लिम युवा मंच ने भी एक लेटर जारी किया। इसके बदले में पैलेस से 2 प्रकार के जवाब आए। पहली किस्त में उन्होंने भी एक एनजीओ के लेटर पैड में मुस्लिम युवा मंच को जवाब दिया, जिसको हम आपको दिखा चुके हैं। दूसरी कड़ी में पैलेस से एक पंपलेट आया कि हम लोगों ने बताया कि भाई आपने सड़क नहीं बनाया, आपने कोई काम नहीं किया, शिक्षा की स्थिति सही नहीं है, अस्पताल बदहाल है। तो पैलेस से जो जवाब आया है, उस जवाब को समीक्षा करने के लिए हम भाजपा के नेता के पास आए हैं। आज ये उस दूसरी कड़ी का पहला हिस्सा है। चूंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं तो संभव नहीं है कि पूरा एक ही नेता से हम जवाब लें, फिर भाजपा के किसी और नेता के पास जाएंगे। लेकिन आज हम आए हैं कैलाश मिश्रा जी के पास और मैं उनको वो पंपलेट दिखाता हूं। ये पंपलेट है जिसमें आपके साथ दिल से टी.एस. बाबा के फोटो के साथ है। और मिश्रा जी, आप इस पंपलेट को देखें और मुझे बताएं इनमें से कौन से किस विषय पे मैं आपसे जवाब लूं। जो उन्होंने बताया कि बहुत विकास किया है और हम लोगों ने जो आरोप लगाया है उनके ऊपर, उनका खंडन किया उन्होंने। नहीं, मैं तो बोलूँगा अकील भाई कि ये तो पंचायत और ग्रामीण विकास से रुष्ट होकर इस्तीफा दे दिए। 5 साल ये स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं जी, और अपने आप को बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में मैंने बहुत सारी उपलब्धियां दी है जी। तो मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग चुनूंगा कि जवाब दे सकूं। बाकी और अन्य मुद्दे पे भी बात करने को तैयार हूं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पहले ले लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग पर आता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं टी.एस. सिंहदेव, और सबसे पहले जो उनके ऊपर आरोप मैंने खुद भी लगाया है और उनकी जो आलोचना हुई है उसमें यह है कि जिला सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपनी बदहाली के लिए जाना जाता था। बहरहाल हम आज बात करेंगे उनके पक्ष की भी। ये जो उनका पक्ष है
इसकी बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है, 75,000 प्लस लोगों को मिला 140 करोड़ तक का इलाज, निःशुल्क 25 लाख रुपए तक का, ये लिखा है। ये कागजी आंकड़े, इसके चर्चा करने से पहले मैं अखिल भाई ये बता दूं कि कागजी आंकड़े जो है ना वो कागज में रह जाते हैं, जमीन पर धरातल पर दिखते नहीं हैं। आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास भी वो इनका पोस्ट की कॉपी है जिन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था। आज से 3.5 साल पहले इन्होंने एक पोस्ट डाला, नेत्रदान की घोषणा की, अपने साथ में अपने भतीजे, अपने एक स्टाफ के भी नेत्रदान की घोषणा की 3.5 साल पहले, और 25 लाख उसके लिए पहले से अलॉटमेंट हुआ, पहले से आकर रखा हुआ था अस्पताल में। चलिए मान लिया, लेकिन और आज तक आई बैंक अंबिकापुर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं बन पाया। ठीक है, आई बैंक का लेकिन ये प्रश्न नहीं, उन्होंने दावा नहीं किया आई बैंक पे। मान लिया कि आई बैंक उन्होंने काम नहीं किया है तो उसे नहीं लिखा। मेरे को बताइए, सरगुजा में सभी का 25 लाख तक निःशुल्क इलाज, 75,000 प्लस लोगों को मिला 140 करोड़ तक का इलाज, इसे बड़े अक्षरों में लिखा है, तो इसके बारे में आप? ये बिल्कुल साफ झूठा है। सबसे बड़ी चीज है कि जो यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड जारी करने वाले थे और जिसमें मुफ्त इलाज की बात थी, तो यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड तो जारी नहीं कर पाए आज तक। अच्छा, तो फिर कहाँ का मुफ्त इलाज? आज सिटी स्कैन का भी आज 1200-1300 लगता है, तो फिर इलाज कहाँ का मुफ्त किए? और अब जो आयुष्मान कार्ड जो जारी हुआ है, जो इनके द्वारा जारी हुआ है, उसमें भी अब एक सीमा बना दिया गया है, सीमा दे दी गई है कि इन ही का इलाज होगा जिला चिकित्सालय से, प्राइवेट अस्पतालों से होगा भी नहीं। तो बहुत लोग वंचित हैं उस सुविधा से। अच्छा, तो ये सब सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। अब उनका क्या जवाब आता है वो देखेंगे। हम आगे चलते हैं जी। एमबीबीएस में 0 ईयर से बढ़ाकर 125 सीटें, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात कर रहे हैं। ये तो मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने का पूरा जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है। अच्छा, तो जो भी इनका प्रस्ताव जाएगा, हम तो केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी, नड्डा जी ने अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज लाए, लाने के बाद 350 करोड़ बजट दिए, जिसके चलते आज मेडिकल कॉलेज का भवन बना और आज उस पर विस्तार की बात हो रही है। तो अभी 2 महीने पहले ये 150 करोड़ की मांग की गई है, ये 150 करोड़ उपलब्ध नहीं करा पाए हैं सरकार में मंत्री रहते हुए। अच्छा। जिससे उसका और विस्तार हो सके। अच्छा, तो ये पूरा तो केंद्र सरकार का है। आगे चलते हैं। अंबिकापुर में उपचार अब पहुंचा हर एक द्वार। सबसे पहले 11 नवीन हमर क्लिनिक, 5 नए हमर क्लिनिक प्रस्तावित। खैर, प्रस्तावित की बात तो मैं नहीं करूंगा, प्रस्तावित अलग चीज होता है, आगे क्या होगा देखेंगे। 11 नवीन हमर क्लिनिक, 5 मोबाइल मेडिकल वैन, 3 धनवंतरी शॉप। तो एक एक करके आप बताएं। सबसे पहले ये जो 11 नवीन हमर क्लिनिक, ये हमर क्लिनिक अभी 1 साल के अंदर से कुछ खुलना शुरू हुआ है और मेरे ख्याल से कुछ मोहल्लों में 7-8 खुला है, और जिसका लाभ पहले से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो वैसे ही हैं, और उससे भी बल्कि जो पद की स्वीकृति है वहाँ इतनी कमज़ोर है कि वहाँ डॉक्टर भी पूरे टाइम नहीं बैठते, स्टाफ भी नहीं बैठता, कुछ घंटों के लिए वो सुविधाएं हैं। तो उसका लाभ जो है, जो प्रॉपरली लाभ लोगों को मिलना चाहिए, सीमित साधन है वहाँ, सीमित स्टाफ है, इसकी वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, केवल एक औपचारिकता हो गया है हमारे क्लिनिक। एक चीज देखा गया है कि आपके पास अखबारों के बड़े अच्छे कलेक्शन होते हैं पुराने, तो ये जो बातें आप बोल रहे हैं उसके प्रमाण स्वरूप सब उपलब्ध कराएंगे आप? जी बिल्कुल, तब तो ठीक है। 5 मोबाइल मेडिकल वैन के बारे में बताएं। हाँ, ये मोबाइल वैन जरूर आया है, जो दिखता है शहर में, जो हर वार्ड में हर दूसरे दिन एक दिन दिखता रहता है। और आश्चर्य कीजिएगा अखिल भाई की, जब ये कैसा श्रेय लेने का होड़ है कि जब ये वैन आया तो मुझे याद है कि नवापारा में इसका उद्घाटन होना था, और ये शहरी स्वास्थ्य मिशन से चल रहा है। ये इसमें टीएस सिंहदेव हेल्थ विभाग का कोई रोल नहीं है, बजट भी शहरी मतलब नगर निगम को आ रहा है, स्थानीय प्रशासन उसको आ रहा है, निगम प्रशासन को आ रहा है, इनका कहीं रोल नहीं है। इनके कुछ जो करीबी लोग हैं या इनके जो फॉलोअर्स हैं, वो एक कटआउट लेके उद्घाटन के समय भी पहुंच गए। हाँ, वो वैन में जो स्लम जो स्वास्थ्य योजना जी, है जी, 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 मुख्यमंत्री को, उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जी, वही वैन है। तो उस वैन में इनका कहीं रोल नहीं था, इसलिए इनकी तस्वीर भी नहीं थी, लेकिन इनके फॉलोअर्स एक कटआउट लेके आके बिल्कुल खड़े हो गए, ये बताने के लिए कि जैसे योजनाएं जो है सरगुजा में टीएस सिंहदेव ही ये लॉन्च किए हैं और यही योजना लाए हैं और यही लाभ दिलाएंगे, जबकि ये टोटल जो है नगरीय प्रशासन की योजना है। और हर जगह आप देखेंगे
कि जब भी ये वैन लगता है तो ये कटआउट लेके इनका आदमी खड़ा हो जाएगा जो वहाँ पे खड़ा कर देता है, जैसे इनकी योजना है। तो शुरू से ये झूठा श्रेय लेने का होड़ रहा है। भाजपा भी जो बहुत सारे काम की उसका भी श्रेय लेते हैं। अभी स्टेडियम के अंदर इंडोर स्टेडियम बना 4.5 करोड़ का खेलो इंडिया के तहत, लेकिन उसका उद्घाटन ये करने चले गए, जबकि उसकी एजेंसी थी नगर निगम, पैसा सेंट्रल था। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से योजनाएं हैं जी, उसका श्रेय लेना चाहते हैं, अपना कटआउट लगा के, अपना फोटो लगा के। उन्होंने स्वीकार भी किया था रायगढ़ में इस बात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जी, कि जितना हम मांगे उससे ज्यादा मिला, उससे ज्यादा मिला। ठीक बात। लेकिन ये पलटते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि आज से 2-3 साल पहले इन्होंने, मैं पेपर भी आपको दूंगा कि इन्होंने कहा था कि मैं यू टर्न का आदी हूँ। अच्छा, पेपर है आपके? हाँ, पेपर है मेरे पास। ये बोले राजनांदगांव में, बोले हैं? हाँ, खुद बोले मैं यू टर्न का आदी हूँ। अच्छा। तो हम तो उसी दिन से इन पे विश्वास नहीं करते। अब सरगुजा की जनता, अंबिकापुर की जनता कैसे विश्वास करती है मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो खुद बोले हैं और मैंने तो अपने सोशल मीडिया पे डाला है। इन पे भरोसा मत कीजिए, तो खुद बोल रहे हैं यू टर्न का आदी हूँ। खैर, यहाँ पर मैं एक चीज दर्शकों को, स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल मेडिकल वैन यूनिट है, हर बार सरकार की आलोचना होती है, अच्छी बात है, लेकिन यह बड़ी अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना और साथ साथ सफल योजना मानूंगा मैं, क्योंकि इसको मैंने खुद भी टेस्ट किया है। क्या होता था कि जब एक गरीब मजदूर और ग्रामीण जब उसे अस्पताल जाना होता था तो एक पूरा दिन लगता था। दिहाड़ी मजदूर का एक दिन का काम भी जाता और उसको छोड़ करके वो बच्चे का इलाज कराने या खुद का इलाज कराने के लिए अस्पताल जाता। तो मुख्यमंत्री का ये जो शहरी स्लम योजना या फिर बाजार हाट क्लिनिक योजना है, एक वैन घूमती है और जहाँ तक संभव हो उसमें कोई रिटायर MBBS भी होते हैं और फ्री में वहाँ पर दवा भी मिलता है। मैंने खुद इसका रिव्यू लिया था, तो काफ़ी अच्छा योजना है। ऐसी योजनाओं को सरकार किसी की भी आए चुनाव के बाद जारी रखना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बताना जरूरी समझा, तो मैंने आपको बताया कि हम तारीफ भी करते हैं अगर सरकार की कोई योजना अच्छी है तो। अब आते हैं 3 धन्वंतरी शॉप के बारे में। जी, ये जो खुला है, एक अस्पताल के सामने खुला है, एक स्टेडियम के सामने खुला है। तो ये अच्छी योजना थी कि कम कीमत की दवाएं, लोगों को कम कीमत पे दवाएं मिल पाए। कम कीमत पे नहीं, मैं यहाँ पर फिर बता दूं, हाँ, जेनेरिक दवाइयाँ हैं जिनका दर बाकी दवाइयों से कम होता है और लाभ वही मिलना है। तो सरकार की योजना थी, लेकिन ये जो दोनों दवाई दुकान है, जो जेनेरिक धन्वंतरी खुला है, अब ये अपने से सीधे लोगों को लाभ पहुंचाने के अलावे, ये आपको बता रहा हूँ, जो ये जो वैन चल रहा है, तो वैन में भी दवाइयाँ खरीदी जाती हैं जो अच्छा। चल रही है। हाँ। जिला अस्पताल में भी खरीदी हो रही है। तो आजकल इनसे ही जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और नगरीय प्रशासन का वैन, इसी से खरीदारी हो रही है। मतलब धन्वंतरी से? हाँ, जबकि जो क्रय नियम है शासन का, तो क्रय नियम तो ये है कि टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रमाण? बिल्कुल प्रमाण है। आप नगरीय प्रशासन में आप जाकर पता कर लीजिए, मेरे पास कुछ पेपर्स भी हैं, पूरी खरीदी यही लोग कर रहे हैं। मैं 1 मिनट जरा सा बता दूं, यहाँ पर बीच बीच में बताना जरूरी है। क्या होता है कि जो यंगस्टर जो हैं अभी के, रील वाला बैच, जो सिर्फ रील देखते हैं, जो पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते, वो इसलिए नहीं लेते कि वो समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे जेनरिक दवा की बात आई तो शायद उनको पता नहीं होता जेनरिक दवा क्या है। मैं उनको बता दूं कि दवाएं जो होती हैं उनका अपना एक साल्ट, एक फार्मूला होता है। उदाहरण के लिए पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल वो दवा है, वो साल्ट है, कॉम्बिनेशन है जिससे आपका बुखार उतरेगा। तो कैलपोल या डोलो 650 डॉक्टर लिखते हैं, जबकि सिर्फ पैरासीटामोल आप खरीदने जाएंगे तो 2 रुपए 5 रुपए का मिल जाएगा। जबकि वही दवाएं जो डॉक्टर लिखते हैं तो ब्रांड के साथ लिखते हैं नाम, तो वो आपको 20 रुपए 200 रुपए तक के मिलते हैं। कई बार दवाओं के रेट में काफ़ी अंतर आता है। एक उदाहरण समझाऊं, आपने मुझे बताया कि अखिल भाई, मुझे डेली अपने घर से 4-5 किलोमीटर का अप डाउन करना पड़ता है, मैं क्या करूं? तो मैं आपको बताऊंगा कोई स्कूटी या कोई बाइक खरीद ले। आप सोचिए कैसा हो कि मैं आपको बताऊं कि होंडा का एक्टिवा 125 सीसी ले लीजिए, या मैं बताऊं कि फला मॉडल का, इस मॉडल का ये वाला बाइक ले लीजिए। ये कैसा हो? तो डॉक्टर वैसा ही लिखते हैं, ब्रांड नेम के साथ लिखते हैं, जबकि उन्हें नियमतः केवल उसका एक जो फार्मूला है उसे लिखना चाहिए। सही बता रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। वो जेनरिक दवा, ये भी काफी अच्छी योजना है मुख्यमंत्री की छत्तीसगढ़ की। इसे जो भी सरकार आए उसे आगे रखना चाहिए, तो सस्ते दरों पर आम आदमी को दवा मिल सके।
कि जो दवा 200 रुपए का आता है वो दवा 20 रुपए में मिल जाएगी। इसे कहते हैं जेनरिक दवा। धन्वंतरी शॉप जहां भी आपको दिखे, आप वहां जाकर के देखें कि अगर वहां पे दवा उपलब्ध है तो वो दवा आप खरीदें। दवा सेम है, उसका इलाज और सब कुछ एक जैसा है, कहीं पर अंतर नहीं होता। ब्रांड और कंपनी अलग अलग होती है जो डॉक्टर आपको लिखते हैं, अमूमन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। तो मिश्रा जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो आम आदमी के लाभ के लिए धन्वंतरी मेडिकल शॉप बना है, उस मेडिकल शॉप से सरकार खुद यानी कि अस्पताल खरीद रही है और जो मेडिकल वैन चल रहे हैं वो दवा खरीद रही है। ऐसे कह रहे हैं आप जी, जबकि उसके तहत निविदा होनी चाहिए। निविदा होना चाहिए और जो शासन के क्रय नियम है उसके तहत खरीदी होनी निश्चित तौर पर भाजपा के जिम्मेदार नेता है तो इसका प्रमाण देंगे। वो प्रमाण देते हैं तो मैं उसे आपको डिस्प्ले करूंगा। तो ये आप जो बता रहे हैं कि निविदा नहीं होता, इस निविदा से मुझे एक चीज और याद आया कि ये जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जी, यहाँ का जो किचन है जहाँ पर से मरीजों को खाना देते हैं, अंडा देते हैं, दूध देते हैं, जी, ये अक्सर विवादों में रहता है। टी.एस. सिंहदेव खाना मंगा करके खाए थे, जी, ये आप सुने होंगे। जी, तो मैंने भी प्रश्न कोरोना उठाया काल में। कोरोना काल में कि भाई मैंने भी प्रश्न उठाया था उस समय कि अचानक से जा करके वहाँ वो क्यों नहीं चेक किए, जी, घर में बुला के क्यों खाए। तो वहाँ भी निविदा को लेकर ऐसा कुछ बताते हैं कि टेंडर ही नहीं हुआ है। टेंडर होता ही नहीं है वो। तो जब बिना से- टेंडर के कैसे काम? बिना टेंडर के चल रहा है। और जो दर ये खुद निर्धारित कर दिए या कलेक्टर के यहाँ का जो दर होता है उसी आधार पे चल रहा है। जबकि एक पहले भी एक टीम आई थी, एक एनजीओ जो दुर्ग या भिलाई की थी, उसको मिला था, लेकिन इनके लोग जो पहले से ये काम कर रहे हैं उन लोगों ने उसका सामान उतरने नहीं दिया। वो पूरा किचन का सामान लेके आया था, वो पूरा ग्रुप उतरने नहीं दिया और उसको दूसरे दिन वापस जाना पड़ा। तो ये हर को पता है, सबको पता है। मतलब क्या है, एक प्रकार की दादागिरी है ये। बिल्कुल। और उसमें मतलब समझ लीजिए कि इतना सारा घालमेल है कि स्वास्थ्य मंत्री के नॉलेज में आने के बाद भी उसी चक्कर में एक डॉक्टर से मारपीट भी हुई थी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर को भी मारपीट हुई थी। मतलब तो वो निविदा को लेकर। हाँ, इतना सब होने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री आज तक टेंडर नहीं करा पाए। बहुत बड़ी असफलता है 5 साल। मतलब अभी 5 साल में टेंडर नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। बड़ा गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है और इनके नॉलेज में फिर भी नहीं हुआ। चलिए, इसका जवाब उम्मीद है सिंहदेव साहब देंगे। अब आगे आते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें सामान खरीदी हैं कि बहुत हाई क्वालिटी का सोनोग्राफी है, फिर आपका सिटी स्कैन की मशीन है, इस तरह की बात लिखी हुई है लंबी चौड़ी। वो क्या है? तो कहीं ना कहीं सुविधा तो बढ़ी है। देखिए, सुविधाएं सामान खरीदे। अब जैसे सिटी स्कैन मशीन आया, बहुत साल बाद एआई मंत्री बने, सिटी स्कैन मशीन खरीदी हुई, लग भी गई। अब यहाँ रेडियोलॉजिस्ट एक ही है। अब वो रेडियोलॉजिस्ट कभी किसी केस में अगर कोर्ट चला गया, वो बीमार हो गया, तो आप आश्चर्य करेंगे, आज अगर सिटी स्कैन कराने जाएं तो उसको 7 दिन, 3 दिन, 10 दिन का टाइम मिल रहा है कि 10 दिन बाद आइए, 7 दिन बाद आइए। ये क्या बात कर रहे हो? तो इमरजेंसी ना, ये आप पता कर लीजिए। बिल्कुल इमरजेंसी सेवा है। इमरजेंसी सेवा होने के बावजूद ये व्यवस्था हो रही है। ये अब व्यवस्था है कि 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ये टाइम दिया जा रहा है कि आप सिटी स्कैन के लिए आइए। अब उस बीच में ऐसी कई घटनाएं हुई कि जिसमें लोगों की मौत हो गई, इलाज शुरू नहीं हो पाया। जब जांच ही नहीं हो पाया तो उसका डॉक्टर आगे दवाई क्या लिखेगा, इलाज क्या करेगा? तो ऐसी घटनाएं रोज हो रही। मेरे पास पेपर कटिंग है। ये दावा करते हैं कैंसर का इलाज यहाँ होता है, कीमोथेरेपी नहीं, कैंसर का इन्होंने शुरू किया है, नवापारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किया है। अब वो कितना कारगर है, अभी मैं कैंसर के मरीजों से बहुत सारी बातों मिलकर उस पर अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन ये जरूर सुना हूँ अखबारों के माध्यम से, इनके तो बाकी पब्लिक जो जनता है वो भी बताएगी। कमेंट बॉक्स में आके आप हमें बताएं। हमारा यकीन करिए मस्तिष्क खुला हुआ है, सिर्फ हमने कोई योजना नहीं बना ली है। हम कहते हैं कि जब आप जिम्मेदार हैं, सरकार में हैं, तो हम आपसे प्रश्न करेंगे और चुनाव के समय तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमको तय करना होता है कि हम अपना मत किसे दें। तो कमेंट बॉक्स में पब्लिक भी आकर के बताएं, यदि अगर कैंसर का इलाज यहाँ हो रहा है तो अच्छी बात है, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी धन्वंतरी की तारीफ की, मैंने मेडिकल वैन का तारीफ किया, लेकिन मिश्रा जी का कहना है कि वो सारी की सारी चीज़ें मुख्यमंत्री की योजना है जिसे ये अपना गिना रहे हैं। बहरहाल वो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। तो ये जो लंबा चौड़ा जो टेस्ट का मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में कुछ बोलिए। मैं वही चीज बोल रहा था, मेरी भी बात रख लीजिए जी, आपका बात ही रखने आया हाँ, है। जब बता रहा था कि इन्होंने आई डोनेट किया, अपना नेत्रदान किया। आज 25 लाख होने के बाद 3.5 साल में आई बैंक नहीं बन पाया। सरगुजा से 30 लोग नेत्रदान कर चुके हैं। एक टूटेजा मेडिकल वाले, उनके फादर भी थे, वो भी कर चुके हैं। लखनपुर के लोग 30 लोग कर चुके हैं, 30 से ज्यादा दे चुके हैं।
सब का आज आई जो है बिलासपुर में है। तो जब आप हेल्थ मंत्री थे, आपने खुद दिया, तो आई बैंक तो खुल जाना था पैसा होने के बाद। दूसरी चीज, आज तक एमआरआई के लिए पैसा आके रखा हुआ है, एमआरआई मशीन। आज एमआरआई मशीन उसकी खरीदी नहीं हो पा रही है। आप 4.5 5 साल गुजर गए, नहीं खरीद पाए। ट्रामा सेंटर का पैसा आया हुआ था, एसीसीएल ने दिया हुआ है। अब सुन रहा हूँ कि बिल्डिंग अभी बन रही है, बिल्डिंग शायद कंप्लीट होने जा रही। तो 5 साल में आप ये सब सुविधा नहीं दे पाए। दूसरी चीज, करोड़ों का लैब बना, हमर लैब बना और क्या क्या लैब बना, लगा कि पता नहीं क्या क्या सुविधा दे देंगे। आज वहाँ किट नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले निकला कि किट नहीं है वहाँ। दूसरी चीज उसमें ये था कि जो भी रिपोर्ट आएगा वो आपके मोबाइल पे चला जाएगा, वो भी सुविधा आप दे नहीं पाए। ये कुछ मैं सुना था कि शायद देर से भी मिलता है रिपोर्ट। देर से, जब उसका टेस्ट ही बता रहा हूँ ना, हफ्ते 10 दिन में तो सीटी स्कैन हो रहा है। अच्छा। उनको टाइम दिया जा रहा है। आज आप जाएं, डॉक्टर लिख दिया, आप गए सिटी स्कैन सेंटर, उनको आपको टाइम दे देगा। आज 11 तारीख जांच करने का कि रिपोर्ट जांच करने का 18 दिन। अब उसके बाद रिपोर्ट में पता चला 2 दिन। भाई अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसको तुरंत जांच करानी है। प्राइवेट जाइए, पैसा खर्चा कीजिए। ओके, ठीक, जाइए खर्चा कीजिए, वो सुविधा यहाँ नहीं है। खैर चलिए, तो ये इतना लंबा फहरिस्त है आरोप प्रत्यारोपों का कि मुझे तो लगा था कि उन्होंने क्रिकेट की भाषा में सिंहदेव साहब बात करते हैं तो मुझे लगा नहले पे दहला दिया है उन्होंने कि बहुत काम कर दिए हैं। और क्रिकेट एक ऐसा मैच है जहां पर अगर बैट्समैन उतरा हो तो दिल में हसरत रहती है कि वो बैट्समैन आउट हो तो मैं जाकर के अपना प्रदर्शन करूं। उसी प्रकार से ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री ये लोग खेलते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भी बैटिंग का मौका मिले। तो बहरहाल हम क्रिकेट की बात करने यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। तो ये थे कैलाश मिश्रा जी जो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल रहे थे और प्रमाण समेत उनके पास अखबार की कटिंग है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद को एक राजा मानते हैं, कई लोग उन्हें महाराज साहब भी कहते हैं। राजा महाराजा या विधायक, ये सारी बातें मान्यताओं पे आधारित हैं। आपका जो मत है, वोट, वो क्या है? दरअसल वो एक मान्यता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि 500 रुपये का नोट निकालिए अपने जेब से, उसमें लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। नरेंद्र मोदी ने जिस दिन प्रधानमंत्री ने 500 रुपये के नोट से अपनी मान्यता खत्म करा दी, उस दिन के बाद पुराना 500 का नोट रद्दी के टोकरे में पड़ा रह गया। इसी प्रकार से जब 1947 में आज़ादी हमको मिली तो आज़ादी के बाद जितने भी राजे राजवाड़े थे, इनकी मान्यता कि एक व्यक्ति एक घर विशेष में जन्म लेगा तो वो चाहे तो जिसे भी फांसी दे दे, वो चाहे तो योजना लागू कर दे, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित होती थी पूरी सत्ता। उसे राज्य, शासन और राजा कहते थे। आज वही राजा वो व्यक्ति है जिसे आप अपनी मान्यता या मत या फिर अभिमत वोट देते हैं। वोट की वो ताकत है और इसी वोट की ताकत को समझते हुए टीएस सिंहदेव जो खुद राजा हैं, दर दर भीख मांग रहे हैं वोट की, ताकि जो अभिमत मिले उन्हें, उसके आधार पे उनको ताकत मिले, वो मंत्री बने, वहाँ से वो मुख्यमंत्री बने और आपके पास फिर से वो शासन कर सके। लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगता कि शासन करने में लोकतांत्रिक कोई सोच उनकी रही हो। ऐसा मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि उनसे जब आप पूछिएगा कि एम्स आप बिलासपुर में क्यों खुलवाना चाहते हैं, तो वो ये मानते हैं कि सरगुजा के लोग, कहीं ना कहीं उनके जवाब जो होते हैं कि सरगुजा के लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है, वो बताएंगे जहां पर आबादी ज़्यादा रहेगी वहां पर एम्स खुलेगा, अंबिकापुर में कैसे खुलेगा? ये उनका एक तर्क है। तर्क के पक्ष में अगर बात करें तो ये है कि मान लीजिए बिलासपुर में 5 लाख लोग हैं, अंबिकापुर में 2 लाख लोग हैं। 2 लाख लोग बिलासपुर जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 5 लाख लोग अंबिकापुर आएंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा? सुनते ही जो उनके इर्द गिर्द में शागिर्द होते हैं, उन्हें ये बात बड़ा अच्छा लगता है और कहते हैं कि बाबा बहुत ज्ञानी है। मैं उनके ज्ञान में वृद्धि तो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर जनसंख्या ही आधार है एम्स का खुलने का बिलासपुर में, तो ज़्यादा अच्छा है एक और एम्स रायपुर में खुल जाए। उससे भी ज़्यादा अच्छा है, 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जितने लोग हैं अकेले दिल्ली में ठूस के भरे हुए, आप वहाँ खुलवाइए। क्या ज़रूरत है फिर रायपुर में आने की? अगर अंबिकापुर में एम्स खुलेगा तो जो रामानुजगंज, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, उसको छोड़िए, पास के पड़ोसी राज्यों से भी लोग आएंगे तो आवागमन बढ़ेगा, एक सुविधा होगी यहाँ पर, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और सुविधा मिलेगी लोगों को। जन सुविधा के लिए सब नियम होते हैं। तो अधिकारी जो पाठ पढ़ा देते हैं सिंहदेव साहब को, शायद वो पढ़ लेते हैं। दरअसल अब तक मैंने भी
कई बार उनसे घंटों बात की है। मैं उन व्यक्तिगत बातों को नहीं रख रहा, परंतु जिन मुद्दों पे बात होती है मुझे भी यही समझ में आया कि बहुत कमी दिखती है लोकतांत्रिक सोच की उनके अंदर। वो राजा हैं, राजा सिकंदर भी था। 20 वर्ष की उम्र में उसने राजपाट संभाला और 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की और विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर सम्राट कहलाया। 32 साल की उम्र में सिकंदर को एक बीमारी हो जाती है, रहस्यमयी बीमारी, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद उसकी मौत होने वाली है। तो 3 शर्त रखी थी सिकंदर ने। सबसे पहले उसने कहा था कि मेरी डेड बॉडी को जो चिकित्सक होंगे, जो उसके उस समय के डॉक्टर, वो लेकर के आएंगे। दूसरा कि जब मेरा शव जिस मार्ग से जाएगा, तमाम तरह के सोने चांदियों को उसके नीचे बिछा देना। और तीसरा शर्त सिकंदर ने रखा था कि ताबूत से मेरे दोनों हाथ को खुले कर देना। अब ये तीनों शर्त क्यों रखी थी, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं यहाँ पर सिंहदेव साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है, आप व्यापारी हैं, आप केबल टीवी के काम से लेकर के बस संचालन के काम से लेकर होटल संचालन के काम से लेकर के तेंदुपत्ता का काम से लेकर के आप जमीन क्रय विक्रय भी करते हैं। आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि इसका उदाहरण इसी से समझा जा सकता है कि रमन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक बार कहा था कि पैसा कुछ घटेगा बजट में तो हम सिंहदेव साहब से ले लेंगे। तो इतनी दौलत का हजूर आप क्या करेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए सिकंदर की बात मैंने आपसे कही। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। शुक्रिया।